Hello and welcome to this class of real analysis. We are studying infinite series और infinite series में हम डीएलएम्बर्ट टेस्ट, रॉबे टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट इन पर आधारित क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो दो तीन क्वेश्चंस हम आज इन पर आधारित लेंगे। पहला है सिग्मा यू एन बराबर, तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ दे रखी है। इसमें पहला पद तो 1 है, फिर दूसरा है 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, फिर अगले में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ऐसे हर पद से अगले पद में जाने पर एक फैक्टर ऊपर बढ़ेगा स्क्वायर में, एक फैक्टर नीचे बढ़ेगा स्क्वायर में, और इसी तरह से ये चलते जाएंगे। तो इसी ट्रेंड को देखते हुए हम nवां पद ले लें। पहला पद तो इनके अनुरूप नहीं है, तो पहला पद तो छोड़ दें, ड्रॉपिंग फर्स्ट टर्म, हम इसको फर्स्ट माने। तो हम ऐसे सोच सकते हैं, स्क्वायर तो सब पे है। पहले पद में ओनली 2, दूसरे में 2 इंटू 4, तीसरे में 2 इंटू 4 इंटू 6, अगले में आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, स्क्वायर सब में रहेगा। और ऐसे ही नीचे पहले में 3, फिर 3 इंटू 5, यानी एक फैक्टर बढ़ गया। फिर ये दोनों फैक्टर तो रहे ही, एक और बढ़ गया। फिर अगले में जाएंगे तो ये तीनों फैक्टर रहेंगे, एक और बढ़ जाएगा। इस तरह का ट्रेंड है, यानी कि फैक्टर्स की संख्या बढ़ रही है। तो इस बात को देखते हुए nवें पद में भी यही होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, ऐसे चलते जाएंगे। लेकिन कहाँ तक, एंड कहाँ पर होगा, आखिरी फैक्टर क्या होगा? तो हम देख सकते हैं कि पहले में तो आखिरी फैक्टर 2 ही है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 6 है, चौथे में 8 होगा, nवें में 2n होगा, पद संख्या का दुगना, और स्क्वायर तो होगा ही। नीचे ऊपर वालों से एक एक ज़्यादा है, जैसे 2 4 तो नीचे 3 5, तो 2 नीचे की जो हर है वो इस प्रकार होगा कि पहले में 3 का स्क्वायर, दूसरे में 3 का स्क्वायर तो रहेगा ही, एक 5 का स्क्वायर बढ़ जाएगा, अगले में ये दोनों तो रहेंगे ही, एक 7 का स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही nवें में 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर से जाते हुए आखिरी क्या आएगा? तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ऊपर जो आया था उससे एक अधिक, जैसे यहाँ 6 का स्क्वायर तो यहाँ 7 का स्क्वायर, यहाँ ऊपर लास्ट फैक्टर 4 का स्क्वायर तो नीचे 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 2n का स्क्वायर था तो नीचे 2n + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये nवां पद हो गया। फिर इससे अगला पद, इस nवें पद को ऐसे लिख दिया, स्क्वायर को होल में लगा दिया, होल स्क्वायर कर दिया, अंदर 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2n, और नीचे 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2n + 1 स्क्वायर। तो ये nवां पद है। अगला पद क्या होगा? तो जैसा कि ट्रेंड दिख रहा है, इससे अगले पद पे जाएंगे तो एक फैक्टर ऊपर बढ़ेगा और एक फैक्टर नीचे बढ़ेगा, और ये जो थे वो तो रहेंगे ही। तो n+1वें पद में 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2n तक तो रहेगा ही, जैसा इसमें था, और एक फैक्टर जो बढ़ेगा वो इससे 2 ज़्यादा होगा। तो ये 2n था तो 2n + 2 और आ जाएगा। ऐसे ही नीचे 3 5 7 से लेकर 2n + 1 तक का गुणनफल तो अगले में भी रहेगा, और एक फैक्टर एक्स्ट्रा जो बढ़ेगा वो इस लास्ट फैक्टर से 2 ज़्यादा होगा, तो वो 2n + 3 हो जाएगा। तो ये un+1 और ये un हो गया, होल स्क्वायर इसमें भी है, डिवाइड कर दें un बटे un+1। तो जब भाग देंगे तो जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी, 2 से 2n तक यहाँ इसमें भी है, 2 से 2n तक इसमें भी है, वो कट जाएंगी। नीचे 3 से 2n + 1 तक इसमें भी, और 3 से 2n + 1 तक इसमें भी, वो कट जाएंगे, ये दोनों बचेंगे। तो ये नीचे बचेगा, ये ऊपर जाके बचेगा, क्योंकि इसका भाग दे रहे हैं हम। तो 2n + 2 तो नीचे आ जाएगा, और 2n + 3 ऊपर पहुंच जाएगा, और स्क्वायर सब में रहेगा ही। तो nवां पद, n+1वां पद, और डिवाइड करने पर इतना आया। अब हम परीक्षण लगाएं, तो पहले डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगाएंगे। डीएलएम्बर्ट टेस्ट में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ un बटे un+1 निकालते हैं। तो un बटे un+1 का मान रख दिया। अब अपॉन n का फॉर्म लगाएं ताकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाई जा सके। तो इसमें से n कॉमन और नीचे से भी n कॉमन, तो इसमें से n कॉमन लेंगे तो 2 + 3/n, और नीचे से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2/n, और कॉमन लिए वो कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर अपनी जगह, और लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 3/n ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 2/n टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ऊपर 2 का स्क्वायर 4 और नीचे भी 2 का स्क्वायर 4, 4/4 यानी 1। तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट में जो लिमिट निकाली जाती है वो यहाँ पर 1 आ रही है, और डीएलएम्बर्ट टेस्ट में लिमिट 1 आए तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तो हम कहेंगे कि डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण से कोई निष्कर्ष नहीं। तो फिर हम इसका अगला टेस्ट लगाएंगे। डीएलएम्बर्ट टेस्ट से अगर निष्कर्ष नहीं निकला है तो हमारे पास विकल्प होता है रॉबे टेस्ट और लॉग टेस्ट। रॉबे और लॉग में से कौन सा लगाना है वो हम इस आधार पर चयन कर लेते हैं कि अगर un बटे un+1 का मान इस तरह का है, यानी इतना आसान है कि उसमें एलसीएम लेके एक घटाना आसान होगा, तो हम रॉबे टेस्ट लगा देते हैं। और अगर वो एक घटाना ज़्यादा आसान ना हो, उसका लॉग लेने में ज़्यादा आसानी हो, तो फिर हम लॉग टेस्ट लगा देते हैं। तो ये क्योंकि 2 ही घात में है, इसलिए हम इसमें से एक घटा सकते हैं आसानी से, तो हम रॉबे टेस्ट लगा रहे हैं। और रॉबे टेस्ट में ये लिमिट निकाली जाती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un बटे un+1 -1। इसको सॉल्व करें, n एज इट इज, un बटे un+1 का ये मान रख दिया,
2n+3 का स्क्वायर अपॉन 2n+2 का स्क्वायर -1, एक घटा के n से गुणा, ये टर्म होती है रॉबे टेस्ट की लिमिट। अब इसको और सॉल्व किया, इधर एलसीएम ले लिया, 2n+2 का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऊपर 2n+3 का होल स्क्वायर आएगा, जो होल स्क्वायर खोल के लिख दिया है, इसका वर्ग 4n², इसका वर्ग 9 और दोनों के गुणनफल का दोगुना 12n। ये होल स्क्वायर वाला फैक्टर इधर 1 से गुणा होगा तो वो टर्म यहाँ आ गई है, यहाँ होल स्क्वायर खोल के लिख दिया है 2n+2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया एलसीएम लेने पर। अब इसमें 4n² कैंसिल हो जाएगा, 12n - 8n तो 4n हो जाएगा, और 9 - 4 तो 5 हो जाएगा, और ये वाला n अपनी जगह और नीचे अपनी जगह। इसमें से एक n कॉमन लेंगे और एक n ये है, n² हो जाएगा बाहर। n कॉमन लेने के बाद ये टर्म हो जाएगी 4 + 5/n, और इसमें से n कॉमन लेंगे तो स्क्वायर n² कॉमन आएगा, और n कॉमन लेने के बाद ये टर्म हो जाएगी 2 + 2/n। जो n² कॉमन लिए थे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो अपॉन n का फॉर्म बन गया, 1/n का फंक्शन बन गया। और अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दें तो अपॉन n वाली टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो ऊपर तो 4 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो 4/4 यानी 1। डीएलएम्बर्ट टेस्ट वाली लिमिट भी 1 आई, तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और अब रॉबे टेस्ट लगाया तो रॉबे टेस्ट वाली लिमिट भी 1 आ गई, तो इस टेस्ट से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अतः रावे परीक्षण से भी कोई निष्कर्ष नहीं। अब जब रावे परीक्षण भी निष्कर्ष निकालने में फेल हो गया, तो फिर हम उससे अगला टेस्ट जो कि डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट है वो लगा रहे हैं। उसमें क्या लिमिट निकाली जाती है, जिस पद की लिमिट रॉबे टेस्ट में निकाली थी उसमें से एक घटा के log n से गुणा, ये इतना n इंटू UN/UN+1 - 1, ये इतनी वैल्यू तो वही है जो जिसकी लिमिट हमने रॉबे टेस्ट में निकाली थी, उसमें से एक घटा के और log n से गुणा, ये डी मॉर्गन की लिमिट होती है। तो अब इस टर्म पर लिमिट लगानी, सॉल्व करें, log n एज इट इज n इंटू UN/UN+1 - 1, इस टर्म की सॉल्व की हुई वैल्यू ये रख दी ऊपर से, जो हमने डी मॉर्गन में रॉबे टेस्ट में सॉल्व की थी, ये वाली वैल्यू, ये n इंटू UN/UN+1 - 1 की वैल्यू है n इंटू 4n+5/2n+2 का होल स्क्वायर और -1 अपनी जगह। एक बार इसमें फिर एलसीएम लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में log n एज इट इज 2n+2 का होल स्क्वायर एलसीएम, ऊपर का ये पद तो हो जाएगा 4n² + 5n, n को अंदर गुणा करते हुए, और ये होल स्क्वायर इधर 1 से गुणा होगा तो वो टर्म ये हो जाएगी, होल स्क्वायर खोल के लिख दिया है 4n², और दोनों की गुणनफल का दोगुना 8n और 2 का वर्ग 4। तो ये जैसे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लिया है। अब इसमें भी 4n² कैंसिल हो जाएंगे, और 5n - 8n, तो ये -3n बचेगा, और -4 ही आ जाएगा, और log n है ही। अब नीचे से इस फैक्टर में से n कॉमन लेंगे तो n² कॉमन निकलेगा, और ऊपर से एक n कॉमन लेंगे, ऊपर से तो n कॉमन आएगा, नीचे से n² कॉमन आएगा, तो 1/n आ जाएगा, तो वो जो नीचे एक n एक्स्ट्रा आएगा वो यहाँ log n के नीचे लगा दिया है, तो ये टर्म हो जाएगी log n/n इंटू ये वाला फैक्टर हो जाएगा, n कॉमन लिया था तो -3 - 4/n, और इसमें से n² कॉमन लिया था तो ये हो जाएगा 2 + 2/n का होल स्क्वायर। और ये दोनों पदों पे अलग अलग लिमिट लगा दी। दो पदों के गुणनफल पर लिमिट लगी हो तो दोनों पे अलग अलग लगा सकते हैं, ये हमने लिमिट की थ्योरम में प्रूव किया है। तो ये जो लिमिट पूरी टर्म पर लगी हुई है इसको हमने कर दिया log n/n पर लिमिट अलग इंटू इस पूरी टर्म पर लिमिट अलग। log n/n की लिमिट 0 होती है, ये एक मानक लिमिट है, इसका हम डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं, वैसे DL हॉस्पिटल वगैरह जो नियम होते हैं उनके से सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके प्रूफ पे अभी नहीं जा रहे हैं, ये मानक लिमिट जब मैंने बताई थी या तो तब बताई होगी, या नहीं बताई हो तो इसको अब ध्यान रख लें कि log n/n की लिमिट 0 होती है। तो log n/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू पे लिमिट लगाएंगे तो 4/n टेंस टू 0 हो जाएगा, 2/n टेंस टू 0 हो जाएगा, तो -3 तो ऊपर बचेगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4। तो ये सेकंड लिमिट -3/4 आएगी और फर्स्ट लिमिट 0 आ जाएगी, तो 0 इंटू परमित राशि ये 0 ही आ जाएगी। अर्थात डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट में जिस टर्म की लिमिट निकाली जाती है वो लिमिट 0 आ गई, 0 का मतलब 1 से कम आई, और 1 से कम आए तो परिणाम होता है डाइवर्जेंट। तो अतः डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट से सिद्ध हुआ कि ये श्रेणी डाइवर्जेंट है। एक तो इस क्वेश्चन में n
जो nवां पद हमने निकाला था तो उसमें ये देखा था कि श्रेणी के पद इस प्रकार के हैं कि एक पद से अगले पद पर जाने पर जितने फैक्टर उस पद में थे वो तो रहेंगे ही, और एक फैक्टर ऊपर और एक फैक्टर नीचे बढ़ जाएगा स्क्वायर में। तो फैक्टर्स की संख्या बढ़ रही थी, उसको देखते हुए हमने nवां पद लिखा, फिर n+1वां पद लिखा। और भाग देने पर फिर क्या होता है कि बहुत सारे दोनों में कॉमन होते हैं, वो कट जाते हैं। un/un+1 आने के बाद हमने पहले डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगाया, लेकिन उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर हमने रॉबे टेस्ट लगाया, उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तब हमने डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट लगाया, और उससे हमें निष्कर्ष निकल गया कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है। एक और क्वेश्चन लें। इसमें सीरीज है सिग्मा UN 1/log p log 2 का होल पावर p, 1/log 3 की होल पावर p, 1/log n की होल पावर p एंड सो ऑन। तो nवां पद यही हो जाएगा व्यापक पद, 1/log n की पावर p। हालांकि इसमें n का मान 2 से रखना शुरू करेंगे, यानी n का मान 2 रखेंगे तो ये पद आ जाएगा पहला, n का मान 3 रखेंगे तो ये पद आ जाएगा, 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा, इसके बाद वाला आ जाएगा फिर n। तो ये व्यापक पद दे ही रखा है, इसी को हमने पद ले लिया। इसमें n=1 रखने से तो अनंत आ जाएगा, log 1 हो जाएगा जो 0 है। तो वो n=1 नहीं, 2 से रखना शुरू करना है। श्रेणी में प्रारंभ में एक आध पद हटा दें या एक आध पद लगा दें, उससे उसके कन्वर्जेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम एक दो पदों, जो प्रारंभिक पद हैं एक दो, उनको एडजस्ट कर लेते हैं कैसे भी। कभी एक पहला पद छोड़ देते हैं, कभी n=1 रखने की बजाय 2 से शुरू कर देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। श्रेणी जो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही आएगी, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही आएगी। तो nवां पद ये है, तो n+1वां पद हो जाएगा, इसी में n की जगह n+1 रख दो, तो n+1वां पद हो जाएगा log ऑफ n+1 की पावर p नीचे और ऊपर 1। इसमें वो वाली बात नहीं है कि फैक्टर्स की संख्या बढ़ रही हो, फैक्टर्स फिक्स हैं। ये nवां पद और ये n+1वां पद डिवाइड कर देंगे, तो इसमें इसका भाग देंगे तो ये फैक्टर ऊपर पहुंच जाएगा और ये फैक्टर नीचे रहेगा। यानी ऊपर तो आ जाएगा log ऑफ n+1 और नीचे आ जाएगा ये log ऑफ n, और होल पावर p रहेगी ही, क्योंकि इस पर भी p पावर है, इस पर भी p पावर है। तो डिवाइड करने पर ही आया। अब इसकी लिमिट लगानी है डीएलएम्बर्ट टेस्ट के लिए, तो अभी लगा देंगे तो अनंत बटे अनंत रूप आएगा, और हम लिमिट लगाने से पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं ताकि अनंत बटे अनंत रूप ना आए या कोई सा भी अनिर्धारित रूप ना आए। यही मेन काम है सीरीज में इस प्रकार के सवालों में। तो हम क्या करेंगे, ये जो n+1 वाला फैक्टर है इसमें से एक n कॉमन ले लेंगे, तो log ऑफ n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n × 1+1/n, और ये n × 1+1/n पर log लग रहा है तो दोनों पे अलग अलग लग जाएगा, यानी log ऑफ n प्लस log ऑफ 1+1/n। ये टेक्निक हमने पहले भी एक दो सवालों में यूज़ की है, log ऑफ n+1 को 1/n के log में बदलने के लिए। और नीचे वाला log n, अब नीचे वाले log n का दोनों में अलग अलग भाग दे दें तो log n बटे n तो 1 हो जाएगा, और इस टर्म में log n का भाग देंगे तो वो टर्म लिख दी हमने 1/log n × log ऑफ 1+1/n और होल पावर p एज इट इज़। तो ये un/un+1 हो गया। अब हम पहले तो लगाएंगे डीएलएम्बर्ट टेस्ट, यानी un/un+1 पर ही n →∞ लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट n →∞ un/un+1 डीएलएम्बर्ट टेस्ट हेतु लिमिट एज इट इज un/un+1 का जो अभी हमने मान सॉल्व करके रखा था वो रख दिया, और अब इसमें तो डायरेक्टली n →∞ लगा दो, अनिर्धारित रूप नहीं आ रहा है। log अनंत 0 होता है, सॉरी log अनंत अनंत होता है और 1/अनंत 0 होता है, तो ये लिमिट 0 हो जाएगी, और इसमें n →∞ लगाएंगे तो 1/अनंत ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी log 1, और log 1 भी 0 होता है, तो ये 1 रहेगा, ये लिमिट 0 हो जाएगी इस टर्म पर, और इस टर्म पर लिमिट 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई 1। पावर p अपनी जगह रहेगी, तो 1 की पावर p 1 ही होता है। तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट वाली लिमिट तो आ गई 1, और इसलिए डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो फिर हम नेक्स्ट टेस्ट लगा रहे हैं, लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, लघुगणकीय टेस्ट। क्योंकि un/un+1 यहाँ ऐसा है कि उसमें से एक नहीं घटाया जा सकता आसानी से, उसका लॉग लेना आसान है, तो हम रॉबे टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, लॉग टेस्ट लगा रहे हैं। और लॉग टेस्ट में लिमिट निकाली जाती है इस टर्म की, n × log ऑफ un/un+1। तो n एज इट इज log ऑफ, और ये पूरा un/un+1 का मान जो कि अभी हमने सॉल्व किया था। log ऑफ दिस होल टर्म की पावर p, तो p बाहर गुणा में आ जाएगा, जैसे
लॉग ऑफ एक्स की पावर p हो तो उसको हम कहेंगे p इंटू लॉग ऑफ एक्स। उस तरीके से ये p पावर यहाँ गुणा में आ जाएगी। n तो था ही, p यहाँ पे आ गया और लॉग ऑफ दिस टर्म, और इस टर्म में के लिखते समय हमने एक चेंज और कर दिया है, लॉग ऑफ 1 प्लस 1/n का प्रसार कर दिया है। 1/n माइनस इस 1/n का स्क्वायर बटे 2 प्लस इस 1/n का होल क्यूब बटे 3, तो ये लॉग का एक्सपेंशन भी कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में केवल इस फैक्टर में से हर में से n कॉमन ले लिया, यहाँ रख दिया है। लॉग n तो था ही बाहर, n यानी कि 1/n अंदर से कॉमन ले लिया, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/2n स्क्वायर था जो वो 1/2n हो जाएगा, ये 1/3n स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम इस वाले लॉग का एक्सपेंशन करें, इस लॉग का, ये तो सॉल्व कर ही लिया हमने। अब एन पी तो एज इट इज, और ये टर्म है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, जैसे इस पूरे को x माने तो यह है log ऑफ 1 प्लस एक्स, और log ऑफ 1 प्लस एक्स का प्रसार होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 एंड सो ऑन। तो ये तो आ जाएगा x, यानी कि ये पूरा का पूरा पद एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 यानी इस पूरे पद का होल स्क्वायर बटे 2, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 1/n स्क्वायर लॉग n का स्क्वायर, इस पूरे फैक्टर का स्क्वायर और बटे 2 और आ जाएगा। इससे अगला पद होता वो ये होता कि इस पूरे का होल क्यूब बटे 3, वो शो नहीं किया है। अब ये जो बाहर का n है उसको अंदर सबसे गुणा कर देंगे, तो ये बटे n कट जाएगा, ये n स्क्वायर है वो n रह जाएगा, और इसीलिए ये n हमने बाहर निकाले थे कि इसको काट सकें। तो बाहर हमने केवल p रख लिया है, अब n को अंदर सबसे गुणा करा दिया है, और n को जब इस फर्स्ट टर्म से गुणा कराएंगे तो यहाँ n log n था वो ओनली log n रह जाएगा, इसमें जो n स्क्वायर था वो n रह जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, और ऐसे ही आगे भी। और अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दें। अब इस पूरे ब्रैकेट में जितने भी पद हैं वो अचर बटे n स्क्वायर अचर बटे log n इस टाइप के हैं, यानी कि अंश में कहीं भी n नहीं है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये लिमिट तो शून्य हो जाएगी, 1/log अनंत, ये तो 0 हो जाएगी, और इस फैक्टर पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो अपॉन n वाले सारे पद 0 हो जाएंगे, तो ओनली 1 आएगा, माइनस ये वाली लिमिट शून्य हो जाएगी, और इस फैक्टर पर लिमिट लगाएंगे तो 1 हो जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी एंड सो ऑन। तो सभी ये बाहर के गुणांकों वाली टर्म 0 हो जाएंगी, और जो ये फैक्टर हैं ये इनकी लिमिट 1 आ जाएगी। तो 0 × 1 0 × 1 का स्क्वायर 0 × 1 का क्यूब ऐसे आएंगे जो सब 0 हो जाता है। इसका मतलब लॉग टेस्ट वाली लिमिट 0 आ गई, और 0 1 से कम होता है। अतः लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट से ये निष्कर्ष निकल गया कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है, क्योंकि लॉग वाली लिमिट 1 से कम आ गई। एक और क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से ले लें। इस वाले में nवां पद श्रेणी का क्या होगा, सीरीज ये है 1 फिर 1/2, अब ये 1/2 वाला पद अगले में बढ़ के हो गया 1, जो था वो हो गया 1 × 3 × 5, यानी 2 फैक्टर बढ़ गए, और नीचे जो 2 था वो हो गया 2 × 4 × 6, नीचे भी 2 बढ़ गए। इसके बाद इससे अगले पद में जाएंगे तो ऊपर जो 3 फैक्टर थे वो तो रहेंगे ही, 2 और बढ़ जाएंगे, नीचे जो 3 फैक्टर हैं वो तो रहेंगे ही, 2 और बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये फैक्टर्स के गुणनफल का क्रम इस प्रकार है कि एक पद से अगले पद में जाने पर जितने फैक्टर उसमें होते हैं वो तो रहते ही हैं, 2 और बढ़ जाते हैं ऊपर और 2 और बढ़ जाते हैं नीचे, इस तरह का ट्रेंड है। इसके अलावा ये जो टर्म्स हैं x² बटे 4 x की पावर 4 बटे 8 x की पावर 4, ये अपनी जगह केवल चेंज हो रहे हैं इनमें मान, फैक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ रही है। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके फिर इसका nवां पद हम ये लेंगे कि किसी भी पद में ऊपर क्या होगा, 1 × 3 × 5 × 7 की श्रेणी चलेगी, और एंड कहाँ पर होगी वो देख लें। पहले पद को तो ड्रॉप कर दें, ये इस क्रम में नहीं आ रहा, इससे पहला माने। तो अगर हम ये ऊपर देखें कि किसी भी पद में 1 3 5 7 की श्रेणी कहाँ पे एंड होती है, तो पहले में 1 पे एंड हो जाती है, 1 से शुरू होती है, दूसरे में 1 से शुरू होकर 5 पे एंड होती है, तीसरे में 1 से शुरू होकर 9 पे एंड होती है। तो शुरू तो 1 से ही हो रही है, एंड कितने पे हो रही है, तो जैसे पहले में 1 पे एंड होती है, दूसरे में 5 पे एंड होती है, तीसरे में लास्ट फैक्टर होता है 9 एंड सो ऑन। तो व्यापक nवे में लास्ट क्या होगा, तो इनमें 4 4 का अंतर है, तो वो होगा 4n प्लस माइनस कोई अचर। अब अचर कितना होगा, n बराबर 1 रखने पर 1 आना चाहिए, n बराबर 1 रखें यहाँ पे तो 1 तब आएगा जब -3 रखें। ऐसे ही n बराबर 2 रखने पर 5 आ जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 4
4 दूनी 8 -3 यानी 5। तो 4 4 का अंतर है। पहले में लास्ट फैक्टर 1, दूसरे में लास्ट फैक्टर 5, तीसरे में लास्ट फैक्टर 4, 1 5, तीसरे में लास्ट फैक्टर 9, तो 1 5 9, 4 4 का अंतर है। तो व्यापक रूप हो जाएगा इसका 4n-3। तो nवें पद में 1 × 3 × 5 × इस तरह की श्रेणी कहाँ तक जाएगी, आखिरी फैक्टर होगा 4n-3। और नीचे इसी प्रकार 2 4 6 की श्रेणी कहाँ तक जाएगी और आखिरी फैक्टर क्या होगा। तो यहीं से देख लो, ऊपर वाले में जो आखिरी फैक्टर है उससे 1 ज़्यादा है नीचे, यहाँ 9 था तो यहाँ 10 है। तो यहाँ पर आखिरी फैक्टर 4n-3 है, तो इससे 1 ज़्यादा 4n-2 हो जाएगा। तो ये तो nवें पद में ये वाले फैक्टर्स आ गए। और ये जो अलग से दे रखा है वो ऐसे है, पहली पद में x की 2 पावर, दूसरे में 4 पावर, तीसरे में 6 पावर, यानी पद संख्या से दोगुनी। तो nवें में होगी x की 2n पावर। और नीचे वाली जो संख्या है, पहले में 4, दूसरे में 8, तीसरे में 12, 4 का मल्टीपल, तो nवें में हो जाएगी 4n। ये nवां पद सेट हो गया, इसमें प्रथम पद छोड़ दिया है, वो इस क्रम में नहीं आ रहा है। nवां पद इतना है, तो अब इससे अगला पद un+1 क्या होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि किसी भी पद से अगले पद में जाने पे क्या चेंज हो रहा है, ऊपर वाले फैक्टर्स के गुणनफल में 2 पद बढ़ते हैं, 2 फैक्टर बढ़ते हैं, नीचे भी 2 फैक्टर बढ़ते हैं, x की पावर 2 अधिक हो जाती है, और ये नीचे वाली संख्या में 4 की वृद्धि हो जाती है, 4 फिर 8 फिर 12। तो ये nवां पद जो है उससे n+1वां पद कैसे निकाला है, ये ऊपर 1 से लेके 4n-1 तक का 4n-3 तक का गुणनफल वो तो इसमें भी रहेगा, और 2 फैक्टर बढ़ेंगे। 2 फैक्टर जो बढ़ेंगे वो क्या होंगे, इससे 2 अधिक, फिर इससे 2 अधिक, ऐसे ही नीचे 2 4 6 अप टू 4n-2, ये तो अगले में भी रहेंगे 4n-2 तक। तो फिर इससे 2 फैक्टर और बढ़ेंगे, तो इस वाले से 2 अधिक, फिर इससे 2 अधिक, इस तरह से बढ़ेंगे। यहाँ ये वाली टर्म x की पावर जितनी है उससे 2 ज़्यादा हो जाएगी, और ये टर्म जितनी है उससे 4 ज़्यादा हो जाएगी। तो एक पद से अगले पद में जाने पर क्या क्या बढ़ा, क्या क्या परिवर्तन हुआ, वो देखते हुए हमने nवें पद से n+1वां पद निकाल लिया। और अब nवें पद में n+1वें पद का भाग दे दें। भाग देने पर जो इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं 1 से 4n-3 तक, इसमें भी हैं इसमें भी है, वो कैंसिल हो जाएंगे। 2 से 4n-2 वो इसमें भी हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 बड़े थे वो बचेंगे, यहाँ पे वो नीचे बचेंगे, भाग देंगे तो 4n-1 एंड 4n+1। और ये वाले जो 2 बड़े थे ये भाग देने पर ऊपर पहुंच जाएंगे, 4n और 4n+2 इंटू इधर x की पावर 2n बटे x की पावर 2n+2, तो ये हो जाएगा 1/x², वो बाहर लिख दिया है। और ये 4n नीचे रहेगा, और ये भाग देने पर ऊपर पहुंच जाएगा 4n+4। तो डिवाइड करने पर ये आया, और सरल कर लिया इसको, 1/x²। ऊपर ये 4n और ये 4n कैंसिल हो गए, 4n+2 इंटू 4n+4 2 फैक्टर ऊपर आ गए, और 4n-1 4n+1 2 फैक्टर नीचे हो गए। अब इसमें डी-एलम्बर टेस्ट की लिमिट लगाएं। ये un/un+1 का मान है, तो डी-एलम्बर टेस्ट की लिमिट के लिए 1/x² तो एज इट इज, और इन सब फैक्टरों में से एक एक n कॉमन ले लिया है। इसमें से n कॉमन लेंगे तो 4 + 2/n, इसमें से n कॉमन लेंगे तो 4 + 4/n, इसमें से n कॉमन लेंगे तो 4 - 1/n, और 4 + 1/n। और 1/n वाले जितने भी पद हैं वो टेंड्स टू 0 हो जाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर। तो इसमें बचेगा 4 × 4 यानी 16, और नीचे भी 4 × 4 16, 16/16, तो वो तो 1 हो जाएगा, ओनली 1/x² लिमिट आएगी। तो डी-एलम्बर टेस्ट की लिमिट 1/x² आती है। तो अतः डी-एलम्बर टेस्ट से जो निष्कर्ष निकल गया वो तो यह है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी यदि ये जो लिमिट आई है वो 1 से बड़ी हो। 1/x² 1 से बड़ा है का मतलब x² 1 से छोटा हो, रिवर्स कर दिया। और x² 1 से कम कब होता है वो आप जानते ही हैं कि x² 1 से कम तब होता है जब x का संख्यात्मक मान 1 से कम हो, यानी प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन संख्यात्मक मान 1 से कम हो, या ये कहो कि x -1 और +1 के बीच में हो, तब x का स्क्वायर 1 से कम होता है। और डाइवर्जेंट कब होगी, जब ये लिमिट 1 से छोटी हो। 1/x² 1 से छोटा है का मतलब x² 1 से बड़ा हो, और x² 1 से बड़ा तब होता है जब x या तो -1 से छोटा हो या फिर धनात्मक में हो तो 1 से बड़ा हो। यानी x² के 1 से छोटे और x² के 1 से बड़े मानों पर तो श्रेणी का निष्कर्ष निकल गया, लेकिन जब x² का मान एग्जैक्टली 1 होगा तब डी-एलम्बर टेस्ट वाली लिमिट बनाई जाएगी, और इसके लिए फिर अगला टेस्ट लगाएंगे, और वो अगला टेस्ट हमने यहाँ पे लगाया है रोबे टेस्ट। तो ये रोबे टेस्ट की लिमिट लगा दी है, जिस टर्म की लिमिट रोबे टेस्ट में लगाई जाती है वो हो गई है n अपनी जगह। un/un+1 का ये मान हमने थोड़ा सॉल्व करके रख दिया है। ये मान
और एक घटा भी दिया है। यहाँ थोड़ा सा पेज ख़त्म हो रहा था और मैंने सोचा कि वीडियो इसी पेज पे ख़त्म हो जाए, इसलिए UN/UN+1 का ये वाला मान, ये मान लेंगे, फिर इसमें से -1 करके एलसीएम लेके सरल करके इतना आ गया है। एक n ऊपर से कॉमन, एक n इसमें से, एक n इसमें से कॉमन, तो अपॉन n का फॉर्म बन जाएगा। और लिमिट लगाने पर ऊपर 24, नीचे 4 × 4 16, 24/16 यानी 3/2 आ जाएगा, जो कि 1 से बड़ा है। और इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में ये सीरीज कन्वर्जेंट है। और बाकी निष्कर्ष पहले आ ही गया, तो फाइनल निष्कर्ष क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट इफ x² इज लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 पे भी कन्वर्जेंट आ रही है। इज x² इज लेस देन इक्वल टू 1 और डाइवर्जेंट इफ x² इज ग्रेटर देन 1। ये फाइनल निष्कर्ष हो जाएगा। तो आज हमने ये 2-3 सवाल लिए थे और अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम मेनली बड़े ही सवाल लेंगे, डी मॉर्गन पर बेस्ड या फिर गॉस टेस्ट जो बचा हुआ है उस पर बेस्ड लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।